सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव, सलाम। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का रेलवे टेक्स्ट बुक पर। मेरा नाम है गगन। तो भैया, कैसे महीना पूरा हो गया, मतलब मुझे तो लिटरली नहीं पता लगा। 29 तारीख हो गई आज, कल 30, परसों 31। मतलब मेरे तो थोड़ा सा समझ से बाहर है कि इतनी जल्दी कैसे निकल सकता है। मतलब मजाक कर रहा हूँ ऑब्वियसली, लेकिन हाँ, एक मैं आपको हमेशा से वही बात बोलता रहा हूँ कि एज अ स्टूडेंट अगर आप पढ़ाई करते हुए भी समय देख रहे हो ना, 1 घंटा हो गया मेरे को, 2 घंटा हो गया मेरे को, 3 घंटा हो गया मेरे को, 4 घंटा हो गया मेरे को, वो ना करो। अगर आप सिर्फ पढ़ रहे हो, अगर मान लो आपकी कहीं जॉब है, आप नौकरी करते हो, आप स्कूल कॉलेज में हो, स्कूल में तो क्यों, कॉलेज में हो, तो आप लोग, हाँ बिल्कुल टाइम का बनता है। लेकिन अगर आप सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो, सिर्फ आप कॉम्पिटिटिव पेपर की तैयारी कर रहे हो, तो इस वक्त आपकी जॉब है पढ़ाई करना। आपको पढ़ाई के लिए टाइम नहीं निकालना, आपको पढ़ाई में से दूसरी चीजों के लिए टाइम निकालना है। और जितनी जल्दी ये बात समझोगे उतनी जल्दी नौकरी लगेगी। काफी एक्सपीरियंस से बता रहा हूं मैं, ये अपने अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। कभी भी जो सिर्फ पढ़ रहा है बच्चा, जिसको घर वालों ने कोचिंग में लगाया है, या फिर तुम सिर्फ सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आपको पढ़ाई के लिए समय नहीं निकालना है। आपको पढ़ाई के अलावा दूसरी चीजों में, जिसमें आप कुछ भी करना चाहते हैं, उसके लिए समय निकालना है। सोने के लिए समय निकालना है, खाने के लिए निकालना है, किसी दोस्त से मिलना है, उससे उसके लिए समय निकालना है, मूवी देखनी है, घूमना है, जिम जाना है, उसके लिए समय निकालना है। आपका मेन फोकस क्या होना चाहिए? पढ़ाई। सुनते होंगे ना आप कि टॉपर्स कह रहे 12 घंटे पढ़ती थी, 14 घंटे पढ़ती थी। कैसे पढ़ती थी? क्योंकि वो पढ़ाई को अपना काम मानती थी। तो एनीवे, शुरू करते हैं इसी के साथ दोस्तों आज की 29 जुलाई की क्लास। पहले हम पिछली क्लास के करंट अफेयर करेंगे दोस्तों, एमसीक्यू फॉर्मेट में। ये है हमारा टेलीग्राम चैनल, आपको पता ही है दोस्तों, गगन सर रेलवेज के नाम से। यहां पर आपको पीडीएफ और क्लास का लिंक दोनों मिल जाता है। तो पहले 28 जुलाई को जो करंट अफेयर किए थे उसको हम करेंगे एमसीक्यू के फॉर्मेट में, और उसके बाद आज के यानी कि 29 जुलाई के नए ताजा करंट अफेयर्स की हम करेंगे शुरुआत। आइए, तो कॉमनवेल्थ खेल ग्लासगो में भारत का पहला पदक किसने जीता? तो भारत का जो पहला मेडल आया है वो ब्रॉन्ज मेडल आया है, जो कि पैरा हैवी वेट लिफ्टिंग में आया है। पैरा हैवी वेट लिफ्टिंग इस कैटेगरी के अंदर आया है। नहीं तो जनरली आप देखते हैं वेट लिफ्टिंग के अंदर होता है कि कितना वेट कैटेगरी था, 48 कैटेगरी, 48 केजी, 60 केजी, 65 केजी। लेकिन ये जो कैटेगरी है इसका नाम ही है पैरा हैवी वेट लिफ्टिंग। तो ये है दोस्तों भारत का पहला मेडल, जो कि ब्रॉन्ज मेडल आया है, जो कि आया है बिहार के, किसका? बिहार के झंडू कुमार का। तो ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, झंडू कुमार। आइए नेक्स्ट। और भारत का गोल्ड मेडल कौन सा आया है पहले? तो जिसका पहला गोल्ड मेडल आया है वो मणिपुर से है। वो भी वेट लिफ्टिंग में ही आया है, पहला गोल्ड मेडल भी वो भी वेट लिफ्टिंग में ही आया है। लेकिन इसमें कैटेगरी है, इसमें 48 किलोग्राम कैटेगरी के अंदर आया है। अच्छा, हैरानी की बात बता दूं, 2018 में भी इन्होंने 49 केजी में गोल्ड जीता था। 19 नहीं, सॉरी, 2018 में। 2022 में भी 49 कैटेगरी में गोल्ड जीता था, और अब 2026 में भी 48 किलोग्राम में दोस्तों गोल्ड जीता है। मतलब 3 बार से लगातार गोल्ड जीत रही हैं मीराबाई चानू, जो कि इंडिया की फ्लैग बियरर भी थी। आइए नेक्स्ट। सिल्वर मेडल जीता है 60 किलोग्राम कैटेगरी में, बताइए किसने? ये भी मणिपुर के ही हैं जिन्होंने जीता है। चलिए, ये भी मणिपुर के ही हैं, बताइए इनमें से 60 किलोग्राम कैटेगरी में किसने जीता है दोस्तों सिल्वर मेडल? चलिए, तो दोस्तों इसका जवाब हो जाएगा चनम्बम ऋषिकांता सिंह, इन्होंने जीता है। नेक्स्ट, 65 किलोग्राम कैटेगरी में वेट लिफ्टिंग किसने जीता? अब देखो, ये हैवी पैरा वेट लिफ्टिंग ब्रॉन्ज मेडल, ये नहीं हो सकता। मीराबाई चानू 48 केजी, ये नहीं हो सकता। चनम्बम ऋषिकांता सिंह 60 केजी, ये नहीं हो सकता। जवाब बचा ये एग्जाम में भी ऐसे आपके लिए काम आता है। कई बार होते हैं कुछ क्वेश्चन जिसका हमको नहीं जवाब पता होता, तो मैं बच्चों को अक्सर बोलता हूं कि ऑप्शन पढ़े बिना क्वेश्चन स्किप नहीं करना। आधी बार क्या होता है कि आपसे मान ले पूछ लिया गया कि भारत का 7वां प्रधानमंत्री कौन था, आपको पता ही नहीं कौन था 7वां प्रधानमंत्री। लेकिन ऑप्शन आपने पढ़े तो इतना तो आपको पता लग जाता है कि यार बाकी 3 प्रधानमंत्री तो नहीं बने, मिनिस्टर वगैरह थे, प्रेसिडेंट वगैरह थे, इतना मुझे याद है ना। मान लीजिए आपको नहीं पता 7वां प्रधानमंत्री कौन था, उस तरह से तो ध्यान रखेंगे इसका। ठीक है, आइए नेक्स्ट चलते हैं। आइए, सारनाथ भारत का कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बना? वेरी इंपॉर्टेंट, 48वीं मीटिंग हुई थी। बुसान करके जगह है दोस्तों, बुसान कहां पड़ता है? साउथ कोरिया में। वहां पर भारत का दोस्तों, नई, भारत की सबसे नई
विश्व धरोहर, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल दिया भारत को, कौन से नंबर का दिया? तो ये दिया दोस्तों 45वां स्थल दिया, इंडिया को 45th मिला। पेपर में कई बार आ जाता है सारनाथ किसके पास है? सारनाथ वाराणसी के पास है, बनारस काशी के पास है सारनाथ। नेक्स्ट, तो इसको कौन सी कैटेगरी में रखा गया? तो आपको पता है दोस्तों 3 कैटेगरीज हैं, इंटेंजिबल तो कैटेगरी भी नहीं है कोई। तो इसमें मिक्स्ड में इंडिया की तरफ से एक है, हमने पढ़ा था खांगचैंड-जोंगा नेशनल पार्क सिक्किम। प्राकृतिक कैटेगरी में 7 हैं और ये हो जाती हैं अब 37। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, सारनाथ को कल्चरल यानी कि सांस्कृतिक कैटेगरी में जगह दी है। और सारनाथ के 2 कंपोनेंट थे, याद हो आपको, चौखंडी स्तूपा था एक तो, और दूसरे थे बाकी जितने भी दोस्तों अवशेष रह गए वो। आई नेक्स्ट 37 7 1 आओ। और दुनिया में सबसे ज्यादा यूनेस्को साइट्स इटली के पास है। दुनिया में इंडिया दोस्तों 6ठे नंबर पर आता है, और एशिया में इंडिया दूसरे नंबर पर आता है। पहले नंबर पर चाइना है, चाइना के पास 61 साइट्स है, 61। दुनिया में सबसे ज्यादा इटली, दुनिया में इंडिया की रैंक 6, एशिया में सबसे ज्यादा चाइना, एशिया में इंडिया की रैंक 2। तो ये बेसिक सी बात है। चलिए, यूनेस्को के महानिदेशक कौन है? यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल कौन है? चलिए, हेडक्वार्टर पेरिस में सभी को पता है। हु इज द डायरेक्टर जनरल? तो दोस्तों जवाब हो जाता है इजिप्ट के खालिद अल एनैनी, खालिद अल एनैनी। नेक्स्ट, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद नए शिक्षा मंत्री कौन बने? अबे तो सभी को पता होगा आजकल तो, है ना। आप लोग, हम लोग पढ़ाई करते हैं ना, मैं पढ़ाता हूँ, आप पढ़ते हैं, तो आप लोगों को पता था कि कौन था शिक्षा मंत्री। अगर नहीं पता था बेटा बहुत बुरे हाल है। तो मोस्टली दुनिया ऐसी थी, जब तक प्रोटेस्ट नहीं चला था लोगों को नहीं पता था। वही मैंने सोचा यार, मेरे को एक चीज रियलाइज हुई कि नहीं होता लोगों को पता, लोगों को नहीं पता, लोगों का जिस चीज से लेना देना ही नहीं है। एजुकेशन मिनिस्टर से मुझे नहीं याद था जब तक मैं पढ़ने नहीं लगा था कि इंडिया का एजुकेशन मिनिस्टर कौन होगा। मैंने क्या लेना। तो प्रहलाद जोशी हैं, जिनके पास ऑलरेडी 3 मंत्रालय हैं। कौन कौन से? कंज्यूमर अफेयर है, रिन्यूएबल एनर्जी है, और फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। अब चौथा मंत्रालय भी दे दिया है एजुकेशन का। नेक्स्ट, भारत के पहले मौलाना अबुल कलाम। आइए, बहुत इंपॉर्टेंट, 113वां टूर डी फ्रांस किसने जीता? जिसने जीता वो उसका 5वां टाइटल है, और जो जीता है वो स्लोवेनिया से बिलोंग करता है। और दुनिया की सबसे बड़ी साइकिलिंग की कंपटीशन होता है दोस्तों ये, जिसे कहा जाता है टूर डी फ्रांस। बेसिकली ऐसा लगा लो, पूरा फ्रांस का ही चक्कर लगा के आना होता है, इतना बड़ा कंपटीशन होता है। तो ये जीता है 5वीं बार स्लोवेनिया के टाडेज पोगाचार ने। किसने? टाडेज पोगाचार ने। आइए नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा घोषित परीक्षा सुधार टास्क फोर्स का नेतृत्व कौन करेंगे? आपको बताया था मैंने, 6 बड़े बंदे बिठाए हैं, जिसमें से आईआईटी चेन्नई के डायरेक्टर भी हैं, पूर्व इसरो के चेयरमैन भी हैं, पूर्व इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर भी हैं। लेकिन उन सबका अध्यक्ष कौन है, चेयरपर्सन कौन है? तो वो है दोस्तों इन्फोसिस, जो बड़ी कंपनी है, उसके को फाउंडर नंदन नीलेकनी, नंदन नीलेकनी। तो बाकी 6 के नाम पढ़ने, बड़े नाम है, रीड कर लेंगे। एजुकेशन सेक्रेटरी है पूर्व अनीता करवाल। लॉजिस्टिक्स एक्सपर्ट है अमृतलाल मीना। लॉजिस्टिक्स का मतलब क्या होता है? मैं घर पे बैठा हूं, मैंने पेपर बनाया, मैंने मेल कर दिया, मेल कहां गया? प्रिंटिंग वाले के पास। अब प्रिंटिंग वाले ने प्रिंट करेगा और प्रिंटिंग वाले से कोई लेकर जाएगा, वहां पर भी तो लीक हो सकता है। तभी ये बोला कि अगले साल नीट का पेपर हम ऑनलाइन लेंगे, तो फिर मेल में ही हो जाएगा, बस हैक ना हो जाए। फिर चेन्नई के डायरेक्टर आईआईटी, इसरो के चेयरमैन और इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व डायरेक्टर टपन डेका। नेक्स्ट, विश्व जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप महिला एकल खिताब जीतकर इतिहास किसने रचा? दिल्ली की लड़की है दोस्तों, और पहली बार किसी इंडियन ने खिताब जीता है। 15 साल बाद किसी नॉन इजिप्शियन ने, मतलब पिछले 15 साल से ये टाइटल दोस्तों इजिप्ट की ही लड़की जीत रही थी, लेकिन 15 साल में पहली बार ये टाइटल नॉन इजिप्ट के किसी ने जीता है, और ये जीता है दोस्तों अनाहत सिंह ने। हराया किसे? इजिप्ट की ही सलेम को, इजिप्ट की रुकैया सलेम को, इजिप्ट की रुकैया सलेम को। कहां हुआ था ये जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप? कनाडा में। ध्यान रखेंगे कहां हुआ था जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप दोस्तों? कनाडा में हुआ था। आइए नेक्स्ट, हरिद्वार कुंभ से पहले हाथियों को रेडियो कॉलर लगाने वाला राज्य दोस्तों कौन सा है? तो ये मैंने आपको कल बात बताई थी। मेरी आंख में कुछ चला गया है, बहुत देर से खारिश हो रही है। चलिए, हाथियों को रेडियो कॉलर लगाने वाला पहला राज्य, कि भैया हाथी, अब कुंभ है तो श्रद्धालु आएंगे, सैलानी आएंगे, घूमने आएंगे, माथा टेकने आएंगे। तो नेशनल पार्क्स बहुत सारे हैं उत्तराखंड में, जिसकी वजह से हाथियों का कई बार तकरार हो जाती है इंसानों के साथ। तो रेडियो कॉलर लगा देंगे और रियल टाइम में चेक करते रहेंगे कि कहां पर है हाथी, ताकि
अगर वहां से ट्रैफिक जा रही है उसको डाइवर्ट कर देंगे, रोक देंगे, उस तरह की चीजें। तो उत्तराखंड ने दोस्तों ये किया है। चलिए नेक्स्ट, वित्तीय खुफिया इकाई यानी कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, इसका डायरेक्टर, इसका नया निदेशक कौन है? चलिए, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट का नया डायरेक्टर कौन है? आइए दीजिए जवाब। तो दोस्तों सत्यापाल कुमार बन चुके हैं फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के नए डायरेक्टर। नेक्स्ट, हायर एजुकेशन के सेक्रेटरी कौन है? ये भी काफी कंट्रोवर्सी में है। मैं कल ही देख रहा था कि इन्होंने पता नहीं क्या किया था, 99 लाख का कुछ किया था, पता नहीं क्या था, मुझे नहीं पता। तो काफी कंट्रोवर्शियल है ये भी। हायर एजुकेशन सेक्रेटरी बने हैं, ये बने हैं दोस्तों हर्ष नरेश पाल गंगवार। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, सीईओ कौन बनेंगे इन्फोसिस के नए? तो सलील पारेख हैं ये दोस्तों, अगले साल 31 मार्च 2027 को रिटायर हो जाएंगे। इनकी जगह कौन लेगा? तो पहले ही अनाउंस कर देते हैं दोस्तों कि अगला सीईओ कौन बनेगा। चलिए बताइए भैया जवाब क्या होगा? तो दोस्तों इसका जवाब हो जाता है आशीष दास बनेंगे नए सीईओ इन्फोसिस के। नेक्स्ट आइए, कक्षा पहली से 12वीं तक एआई को मुख्य धारा यानी कि अपने प्रॉपर मेन सब्जेक्ट जैसे इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस पढ़ाते हैं, वैसे ही एआई भी पढ़ाएंगे। तो पहली से 12वीं क्लास के बच्चों को एआई पढ़ाने वाला कौन सा पहला स्टेट बन गया है? उन्होंने नाम रखा है उस प्रोजेक्ट का, प्रोजेक्ट का नाम है सरबत डॉट ए आई। सरबत डॉट ए आई दोस्तों ये नाम रखा है इस प्रोजेक्ट का। बताइए फटाफट। तो दोस्तों जवाब क्या हो जाता है? पंजाब ने बनाया है दोस्तों कि हर क्लास में हम एआई पढ़ाएंगे। नेक्स्ट, इस भारतीय रोवर ने प्रतिबंधित पदार्थ स्टेनोजोलोल के लिए सकारात्मक परीक्षण किया, जिसके बाद रोइंग वर्ल्ड कप में भारत का ऐतिहासिक पहला गोल्ड मेडल वापस ले लिया गया। तो दोस्तों पिछले महीने की ही बात है, स्विट्जरलैंड में इंडिया ने पहली बार रोइंग में गोल्ड मेडल जीता। लक्ष्य और उज्जवल कुमार सिंह की जोड़ी ने जीता था, लेकिन इन दोनों में से एक ने कोई ऐसा सब्सटेंस लिया हुआ था स्टेनोजोलोल, जो कि प्रतिबंधित होता है, इससे आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, इसके वजह से इनको बैन कर दिया लड़के को और गोल्ड मेडल ले लिया। कौन था लड़का? लक्ष्य था लड़का। ये थी हमारी रिवीजन और अब शुरू करेंगे दोस्तों आज के करंट अफेयर। और ऑब्वियसली करंट अफेयर ज्यादा फोकस्ड दोस्तों कॉमनवेल्थ पर ही है, क्योंकि इस वक्त कांग्रेस जनता पार्टी के बाद सबसे ज्यादा फेमस इंडिया में दोस्तों E20 जनता पार्टी नहीं हो रही, ये हो रहा है। तो आइए, कॉमनवेल्थ में भारत का दूसरा गोल्ड मेडल आया। तो भारतीय सॉरी ये तो पहले कॉमनवेल्थ की कर लेते हैं। चलिए बात, कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का दूसरा गोल्ड मेडल आया और दूसरा गोल्ड मेडल आया है पैरा एथलेटिक्स में। मैंने आपको बताया था दो तरह के खेल हो रहे हैं, एक तो नॉर्मल एथलीट्स के और दूसरे जो डिसेबल्ड एथलीट्स के होते हैं। तो पहला मेडल किसका था? मीराबाई चानू का गोल्ड मेडल वेट लिफ्टिंग 48 किलोग्राम, करेक्ट है। अब दूसरा जो गोल्ड मेडल आया है वो आया है पैरा एथलेटिक्स में, और इंडिया का ये पैरा एथलेटिक्स के अंदर कॉमनवेल्थ गेम्स में पहला गोल्ड मेडल है। सोचो 23वां एडिशन चल रहा है कॉमनवेल्थ गेम्स का, 23 एडिशन में आज तक इंडिया ने कभी भी पैरा एथलेटिक्स के अंदर गोल्ड मेडल नहीं जीता, पहली बार जीती है। तो शर्मिला ने जीता दोस्तों ऐतिहासिक गोल्ड। आइए बढ़ते हैं। तो हरियाणा की शर्मिला धनखड़ ने 9.81 मीटर के सीजन सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ महिलाओं के शॉटपुट F57 अब इसमें आ गई है कैटेगरी। तो डिसेबल्ड एथलीट्स में भी कैटेगरी होती है कि क्या कैटेगरी है, कि आपकी एक बाजू नहीं है, आपकी एक टांग नहीं है, आपकी दोनों टांगे नहीं है, उस तरह से तो कैटेगरीज होती हैं। अब यहाँ पर कैटेगरी पढ़नी पड़ेगी, तो ध्यान रखेंगे शर्मिला धनखड़ हरियाणा से F57 कैटेगरी शॉटपुट में 9.81 मीटर दूर फेंका और ये खिताब जीतकर एक ऐतिहासिक प्रदर्शन किया और खेलों में पैरा एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बनी। तो इंडिया की तरफ से पहली बार पैरा एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल आया शर्मिला का। तो पैरा एथलेटिक्स वर्ग में यह 20 वर्ष में ही पहला मेडल है दोस्तों। बताओ 20 वर्ष से ही इंडिया का मेडल नहीं आ रहा था, कोई मेडल ही नहीं आ रहा था, गोल्ड की तो दूर की बात है, इससे पहले कभी किसी ने जीता था 20 साल पहले। अब 20 साल के बाद जाकर दोस्तों मेडल आया है इंडिया में, तो कितनी बड़ी बात है यार। 2006 में कोई मेडल आया था पैरा एथलेटिक्स में। एथलेटिक्स में क्या होता है? ये शॉर्ट पुट, जेवलिन थ्रो, लॉन्ग जंप, हाई जंप, ट्रिपल जंप, 100 मीटर, 200 मीटर, ये सभी एथलेटिक्स है। और पैरा एथलेटिक डिसेबल्ड एथलीट्स की सेम गेम। तो ध्यान रखेंगे भारत का दूसरा गोल्ड मेडल। पहला गोल्ड मेडल मणिपुर की मीराबाई चानू 48 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग, दूसरा गोल्ड मेडल हरियाणा की शर्मिला धनखड़ F57 शॉर्ट पुट। ये दो चीजों को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, फिर एक और सिल्वर आया, तो और ये सिल्वर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार इंडिया का इस खेल के अंदर सिल्वर मेडल आया है हाई जंप में।
तो सर्वेश कुशारे ने कॉमनवेल्थ गेम में हाई जंप में सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रचा। इंडिया का पहला मेडल है ये हाई जंप में। आओ, तो 31 वर्षीय महाराष्ट्र ने जमैका के रोमन बेकफोर्ड के खिलाफ काउंट बैक पर स्वर्ण पदक से चूक जाने से पहले 2.25 मीटर की दूरी तय करी। तो दोस्तों इनसे पहले मतलब फर्स्ट आया है जमैका का रोमन बेकफोर्ड, इसने 2.25 मीटर की छलांग लगाई थी सर्वेश ने, और इंडिया का हाई जंप में ये पहला मेडल है। आज तक कभी हाई जंप में इंडिया का मेडल नहीं आया था। सर्वेश कुशारे महाराष्ट्र सिल्वर मेडल। नेक्स्ट आएंगे फिर एक और, आंध्र प्रदेश के वल्लूरी अजय बाबू ने वेट लिफ्टिंग के अंदर 79 किलोग्राम कैटेगरी में जीते। देखो वेट लिफ्टिंग हमारे बहुत मेडल है। मीराबाई चानू का जैसे गोल्ड आया हमने पढ़ा है ना, झंडू कुमार का दोस्तों ब्रॉन्ज आया पैरा हैवी वेट लिफ्टिंग में, चनम्बम ऋषिकांता सिंह का सिल्वर आया। फिर वो तमिलनाडु का लड़का कौन था, मैं नाम भूल रहा हूं, तमिलनाडु वाले लड़के का नाम क्या था दोस्तों, याद है किसी को? मुथु पंडी, मुथु पंडी पता नहीं क्या, मैं नाम भूल गया। मुथु पंडी, कोई बात नहीं देख लेते हैं। मुथु राजा मुथु पंडी, अच्छा सही बोल रहा था कई बार होता नहीं कॉन्फिडेंस, क्यों गलत पढ़ा हूं मैं, है ना। तो वेट लिफ्टिंग में ही हमारे मोस्ट गोल्ड मेडल्स आए हैं, गोल्ड नहीं मेडल्स आए हैं। मुथु पंडी भाई सब तमिलनाडु के सिल्वर। अब एक और देखिए, आंध्र प्रदेश के वल्लूरी अजय बाबू ने 79 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग में। तो ये तीन चीजें ही याद रखनी होती हैं। कौन जीता है? वल्लूरी। क्या जीता है? सिल्वर। कहां से है? आंध्रा से। कौन सी कैटेगरी है? 79 किलोग्राम। माफ कीजिए, ये चार चीजें कि सर मीराबाई चानू जीती है, वेट लिफ्टिंग में जीती है, 48 किलोग्राम कैटेगरी में, और सर गोल्ड मेडल जीती है। ठीक है सर, कौन? मुथु पंडी जीता है, सर वेट लिफ्टिंग में जीता है, सर 65 किलोग्राम कैटेगरी में, सर सिल्वर जीता है। ऐसे आंध्र प्रदेश से है, वल्लूरी है, सिल्वर जीता है, 79 किलोग्राम में जीता है। सवाल पक्के हैं 4 साल तक, अभी याद कर लो जल्दी से जल्दी। नेक्स्ट चलते हैं। फिर छत्तीसगढ़ की ज्ञानेश्वरी यादव ने इन्होंने 53 किलोग्राम में सिल्वर जीता है। एक और मेडल बेहतरीन दोस्तों। थोड़ा बोरिंग लगेगा, डेफिनेटली लगेगा, मजाक नहीं। जब मैं पढ़ता था मैं भी कहता था कि क्या है ये, लेकिन जब पेपर में पास नहीं होते ना, पेपर में फेल हो जाते हैं, फिर पता क्या आता दिमाग में, यार सिर्फ पढ़ना ही तो था, सिर्फ पढ़ना ही तो था। मजदूरी करनी पता कितनी मुश्किल है। जाकर आओ किसी दिन, किसी मजदूर के साथ एक दिन बिताओ, तब पता लगेगा। रिक्शे वाले के साथ किसी दिन बिताओ, पता बिताने की जरूरत नहीं, एक बार जाकर बैठ जाओ, उनकी बातों से उनके देख के आपको लगेगा कि यार कितना स्ट्रगल है। कोई बनना थोड़ी चाहता है यार रिक्शा वाला, कोई बनना थोड़ी चाहता है मजदूर, जिंदगी बना देती। अगेन मैं नहीं कह रहा कोई काम बड़ा छोटा है, अगर रिक्शे ना हो, सोचो भैया ट्रैवल कितना मुश्किल हो जाए, मजदूर ना हो, कैसे बनेगी इमारतें, कैसे करोगे काम? बट नोबडी वांट्स, एक मजदूर थोड़ी चाहेगा कि मेरा बच्चा भी मजदूर बने, समझ रहे हो? तो ये सोचना जब भी लगे ना कि यार ये तो बहुत टफ है, ये सोचना सिर्फ पढ़ना ही है, बार बार रीडिंग करके चीजें याद रह जाती हैं। तो छत्तीसगढ़ की ज्ञानेश्वरी 53 किलोग्राम सिल्वर। नेक्स्ट, मणिपुर की बिंदिया रानी 58 किलोग्राम ब्रॉन्ज। मणिपुर की बिंदिया रानी 58 किलोग्राम ब्रॉन्ज। तो ऑलमोस्ट हर कैटेगरी में हमने मेडल जीत ही लिया है ना। मीराबाई ने 48 में जीता, फिर ये पीछे वाली कौन थी, ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 में जीता, बिंदिया रानी ने 58 में जीता। वहां हमने पढ़ा था दोस्तों 60 किलोग्राम में ऋषिकांता ने जीता था, 65 में दोस्तों मुथु पंडी ने जीता था, 79 में दोस्तों वल्लूरी ने, है ना, वल्लूरी ने जीत लिया। तो देखिए ये आगे हमारे मेडल। मीराबाई चानू 53 कौन है? ज्ञानेश्वरी यादव जी वाई, क्या लिया है? सिल्वर। 58 बिंदिया रानी देवी, क्या जीता है? सिल्वर। 60 किलो कौन? ऋषिकांता सिंह, सिल्वर। मणिपुर 65 कौन? मुथु पंडी, सिल्वर। कहां से? तमिलनाडु। 79 कौन? वल्लूरी, कहां से? आंध्र प्रदेश, सिल्वर। टफ है, लग रहा होगा, बट मैं लिख रहा हूं, देखो मेरे भी तो याद हो रहा है यार, मेरे कौन सा चिप लगी हुई है कि मैं पढ़ 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 बोले जा रहा हूं, है ना। साथ में याद करेंगे यार, क्या बड़ी बात है। अगला चलते हैं। कर्नाटक की शिल्पा शैला, इन्होंने पैरा एथलेटिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अब देखिए इनकी कैटेगरी कौन सी? सेम वही कैटेगरी जिस कैटेगरी के अंदर शर्मिला धनखड़ ने गोल्ड जीता, उसी कैटेगरी में शिल्पा ने दोस्तों ब्रॉन्ज मेडल जीता। मतलब कि सोचिए, गोल्ड मेडल इंडिया का, सिल्वर किसी और का, ब्रॉन्ज मेडल इंडिया का। तो गोल्ड जीता शर्मिला धनखड़ जो कि हरियाणा से हैं,
शॉर्टपुट F57 कैटेगरी। ब्रॉन्ज मेडल जीता कर्नाटक की शिल्पा, सेम कैटेगरी के अंदर ब्रॉन्ज। बड़ा इजी हो गया। इस वक्त जब तक ये वीडियो बना रहा हूं मैं दोस्तों, इंडिया के 2 गोल्ड, 5 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल आपके सामने। ठीक है भैया, सिल्वर आपको पता ही है दोस्तों, पांचों के पांचों, एक ब्रॉन्ज है इनमें से ना। एक गोल्ड छोड़कर मीराबाई चानू का बाकी जो 5 के 5 सिल्वर मेडल हैं वो वेट लिफ्टिंग के ही तो हैं। 5 सिल्वर मेडल किसके हैं? वेट लिफ्टिंग के ही तो हैं 5 सिल्वर मेडल। 2 गोल्ड मेडल हैं और 3 ब्रॉन्ज मेडल हैं। चले आगे चलते हैं। महाराष्ट्र के तेजस शिरसे पहले भारतीय बन गए 110 मीटर हर्डल्स के फाइनल में। हर्डल समझते हैं, दौड़े ये छलांग, ये छलांग, ये छलांग, वो। लेकिन बेचारा दोस्तों फाइनल में इनको आंख में कुछ चोट लग गई और 6th आए हैं, हार गए। लेकिन हाँ, इतिहास रचा है महाराष्ट्र के तेजस शिरसे। लेकिन दिक्कत पता क्या है, ये सिर्फ आप और मैं ही पढ़ेंगे, मतलब कुछ बच्चे ही पढ़ेंगे, तो आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं, बाकी नहीं पढ़ता। यही तो है, अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड आते तो शायद अभी हम इनकी बात कर रहे होते, शायद क्या बिल्कुल कर रहे होते, हम तो अभी भी कर रहे हैं, दुनिया लेकिन बात कर रही होती फिर। अब लेकिन एफर्ट है तो एफर्ट का दोस्तों नंबर नहीं होते। तो महाराष्ट्र के तेजस शिरसे पहले भारतीय बने थे हर्डल्स के फाइनल में पहुंचने वाले, 110 मीटर हर्डल्स के, लेकिन हार गए। नेक्स्ट आइए, रिकॉर्ड। तो टेस्ट क्रिकेट मैच चल रहा था, पाकिस्तान बनाम वेस्ट इंडीज। ये है उनका गेंदबाज जस्टिन ग्रीव्स। इसने 5 ओवर डाले लगातार, ठीक है, 5 ओवर में एक भी रन नहीं दिया और 5 ओवर में एक विकेट लेकर चला गया। रिकॉर्ड बन गया है। तो जस्टिन ग्रीव्स ने टेस्ट क्रिकेट में इतिहास रचा, लगातार 5 विकेट मेडन ओवर फेंकने वाले पहले बल्लेबाज बने। मेडन का मतलब क्या होता है? क्रिकेट में एक ओवर में होती है 6 गेंद, 1 2 3 4 5 6। मेडन का मतलब हो कि इसमें एक भी रन नहीं आया, 0 रन। और विकेट मेडन का मतलब हो गया 0 रन आ गया और 1 विकेट आ गई। तो दोस्तों ये रिकॉर्ड बना दिया है, लगातार 5 ओवर डाले और 5 ओवर में एक भी रन नहीं दिया और हर ओवर में 1 विकेट ली है वेस्ट इंडीज का ये। तो वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर जस्टिन ग्रीव ने इतिहास रच दिया, क्योंकि वो पहले क्रिकेटर बने जिन्होंने 5 विकेट ली हैं बिना कोई रन दिए। किसके खिलाफ? पाकिस्तान के खिलाफ। तो वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। नेक्स्ट ले भैया, बहुत ही जल्दी दोस्तों आपके हाथों में 2, 10 और 20 रुपए के प्लास्टिक के नोट होंगे। प्लास्टिक नहीं होता ये, इसे पॉलीमर कहा जाता है, लेकिन हाँ आम भाषा में कह लीजिए प्लास्टिक। तो आरबीआई ने मंजूरी, आरबीआई को सरकार से मंजूरी मिल चुकी है, अभी ट्रायल बेसिस पर है, इसे बंद भी कर सकते हैं। अभी इन्होंने क्या किया, 1 बिलियन 10 रुपए के नोट और 1 बिलियन 20 रुपए के नोट्स निकाले हैं कि इसको ट्रायल बेसिस पे देते हैं, देखते हैं लोगों का क्या रहता है रिएक्शन, कैसे लोगों की जेबों में चलते हैं, क्योंकि कहां कहां नहीं जाता नोट। आप एटीएम से कड़क कड़क नोट निकालते हैं, आपने जाके किराने की दुकान पे दे दी, किराने वाले ने किसी रिक्शे वाले को दे दिया, रिक्शे वाले ने किसी कॉर्पोरेट वाली को दे दिया, कॉर्पोरेट वाली ने किसी भेलपुरी वाले को दे दिया, भेलपुरी वाले ने किसी और, समझ रहे हो, क्या पता कैसा रिएक्ट करे, मिट तो नहीं रहा रंग, वो कभी सभी चीजें। तो 10 और 20 रुपए के पॉलीमर के नोट्स, ठीक है, पॉलीमर के नोट्स आएंगे। आओ पढ़ते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक को भारत सरकार ने 10 रुपए के 1 बिलियन पॉलीमर और 20 रुपए के 1 बिलियन पॉलीमर नोट जारी करने का आदेश दिया। तभी अपने आप पढ़ लेना क्यों है। फील्ड ट्रायल, फील्ड ट्रायल मैंने जैसे बोला कि एक नोट कहां 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 घूमता है, वो होता है फील्ड ट्रायल। तो लेट्स सी क्या बनता है, वही लिखा है सारा कुछ यहाँ पर कि यदि फील्ड परीक्षण सफल होता है तो आरबीआई बड़े लेवल पर करेगी। अभी देखेंगे कि कैसे जा रहा है नोट, कहां जा रहे हैं कहां नहीं जा रहे हैं, वो सभी चीजें। तो जैसे बोला 10 अरब 10 रुपए के, और 10 अरब क्यों, 10 रुपए के 1 अरब, 10 अरब लिख रहा है, बताइए, एक लिखा हो, देखो ट्रांसलेट कितना गलत किया हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं। पंकज त्रिपाठी साहब को दोस्तों आर्टिस्ट ऑफ डिस्टिंक्शन, हिंदी में बात की जाए तो कि आप अलग हैं अलग हैं आप, वैसे डिस्टिंक्ट हैं। तो पंकज त्रिपाठी को आर्टिस्ट ऑफ डिस्टिंक्शन का पुरस्कार दिया जाएगा इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न के अंदर। बस इतना ही करंट अफेयर्स है। पंकज त्रिपाठी कालीन भैया जानते होंगे आप सभी, तो इनको आर्टिस्ट ऑफ डिस्टिंक्शन से पुरस्कारित किया जाएगा इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न के अंदर। नेक्स्ट है, बहुत बड़ी बात है दोस्तों, मतलब वैसे हम नहीं करते फुटबॉल के उतने, क्योंकि इंडिया है नहीं फुटबॉल में उतना, लेकिन ना ही हम कोचिंग करते हैं, लेकिन ये बहुत ही बड़े लेजेंड है, फ्रांस के लेजेंड रह चुके हैं। नाम है इनका जिडान। जिडान को फ्रांस की फुटबॉल टीम ने राष्ट्रीय कोच नियुक्त किया है। आपको पता है फ्रांस फोर्थ आया है, इंग्लैंड से हार गया था। तो फ्रांस ने पूर्व महान फुटबॉलर जिनेदीन जिदान
को पुरुष राष्ट्रीय टीम के कोच के रूप में नियुक्त किया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हो जाता है। अच्छा, और ये मत सोचना, कई बार बच्चे मुझे कहते हैं कि सर ये थोड़ी आते हैं पेपर में। मैंने कहा कहाँ लिखा है, मेरे को बताओ यार, कहीं लिखा हुआ है क्या कि फुटबॉल के करंट अफेयर नहीं करने? क्या पता आपका जो एग्जामिनर है बनाने वाला अगला वो फुटबॉलर हो। मैंने तो पेपर में आईपीएल में सवाल ना देखते हुए प्रो कबड्डी लीग पे सवाल देखे हैं, क्योंकि लोग देखते हैं प्रो कबड्डी लीग। तो ये मूर्खता मत करो। अगेन मैं वही बोलूंगा, बात सिर्फ पढ़ना तो है। और बढ़िया लग रही हो क्लास, आज तो बोलना ही भूल गया, एक बार लाइक जरूर कर दो। नेक्स्ट चलते हैं। भैया चाइना पता नहीं क्या कर रहा है, चाइना बना रहा है एक आर्टिफिशियल सन, पता है आपको? एक आर्टिफिशियल सूरज बना रहा है, तो उसके लिए कुछ कुछ टेस्टिंग कर रहा है। तो चीन ने दुनिया के सबसे बड़े फ्यूजन चुंबक का परीक्षण पूरा किया। तो ये ना 2 चुंबकें हैं इसके अंदर। तो चीन ने हेफई अनुहाई प्रांत में प्लाज्मा भौतिकी संस्थान चीनी विज्ञान अकेडमी में 2 घरेलू रूप से विकसित सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट की विशेषज्ञ स्वीकृति और पूर्ण पैरामीटर परीक्षण पूरा किया। तो टेस्टिंग किया इन्होंने फ्यूजन का, चिपकने का। तो मैग्नेट कौन कौन सी है? कोई है टोरॉयडल फील्ड सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट एक, और दूसरी है हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टिंग सेंट्रल सोलेनॉइड कॉइल। इन दोनों का इस्तेमाल किया था। बोले सर है, मैं भी आपकी तरह है ही कर रहा हूं। ना तुमने यूपीएससी का पेपर देना, ना तुमने पीसीएस का पेपर देना, बस इतना ध्यान रखना कि भैया दुनिया के सबसे बड़े फ्यूजन मैग्नेट का परीक्षण किसने किया, टेस्ट किसने किया? चाइना ने। वो है मैग्नेट कौन सी? टोरॉयडल फील्ड सुपर कंडक्टिंग चुंबक, और संलयन अनुसंधान के लिए एक उच्च तापमान सुपर कंडक्टिंग सेंट्रल सोलेनॉइड कॉइल। ये 2 है। तो ये योजना है जो ये क्राफ्ट के साथ जोड़ी जा रही है। क्राफ्ट मतलब कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च फैसिलिटी फॉर फ्यूजन टेक्नोलॉजी, जो कि चाइना का आर्टिफिशियल सन का प्रोग्राम का एक हिस्सा है। तो चीन दोस्तों आर्टिफिशियल सन बनाने के मूड में है, उसके लिए चुंबकों के ऊपर दोस्तों प्रयास कर रहा है, और दुनिया की सबसे बड़ी फ्यूजन मैग्नेट की टेस्टिंग कर दी है दोस्तों चीन ने। तो ये भी ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट, अन्नम.ai स्मार्ट वेदर स्टेशंस दोस्तों ये केरल में लग चुके हैं। तो वाओ, पढ़ते हैं इसके बारे में, समझेंगे फिर। तो केरल ने शुरू किया है कि हम अन्नम.ai जो स्मार्ट वेदर स्टेशन है उसको हम लगाएंगे। अपना जो 100 दिन का एक्शन प्लान है क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के लिए। ये जो वेदर स्टेशन है ये बता देगा पहले ही मौसम कैसा होने वाला है, आपको इस वक्त कौन सी फसल लगानी चाहिए, अगर ये वाली फसल लगाई हुई है तो आपको क्या करना चाहिए, ये सभी चीजें। एआई है, नाम में ही एआई है। तो स्टेशन एआई का इस्तेमाल करेगा और लोकल वेदर यानी कि मौसम और किस खेतों का डेटा देगा कि कैसा डिसीजन मेरे को अभी करना चाहिए, कि अभी बारिश होने वाली है, क्या मुझे अभी कुछ करना चाहिए, बारिश हो चुकी है अभी मुझे कुछ खाद डालना चाहिए, वैसी चीजें। इसको बनाया है आईआईटी रोपड़ ने। तो दोस्तों अन्नम.ai एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है एआई का एग्रीकल्चर में एट आईआईटी रोपड़, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के सपोर्ट के साथ चलता है। प्रोजेक्ट दोस्तों एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। और कहा 3 किलोमीटर तक का एरिया, सोचो इतना छोटा है। ये जो स्मार्ट वेदर सिस्टम है सिर्फ 3 किलोमीटर के एरिया में देखेगा, क्योंकि इतने सारे लगाने पड़ेंगे, तभी तो हर एक खेत के ऊपर निगाह रख सकेगा कि भैया क्या करना चाहिए मौसम के हिसाब से। तो सिस्टम ट्रैक करता है सोलर रेडिएशन को, बताइए सूरज की किरणों को, सॉइल के मॉइस्चर को, मिट्टी के ह्यूमिडिटी हो, हवा का पैटर्न हो, बारिश हो, इन सभी चीजों 3 किलोमीटर के रेडियस में सिर्फ। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से बेसिकली इसको इस्तेमाल किया जाएगा। अन्नम.ai केरल ने उसको दोस्तों डिप्लॉय किया है। आइए नेक्स्ट। तो गाड़ियों में पॉल्यूशन चेक नहीं होता हमारा, मतलब मेरी गाड़ी में अभी भी मेरे को याद है 1 साल में होता है, मतलब बाकी गाड़ी मुझे याद नहीं है। तो मेरी गाड़ी में पॉल्यूशन चेक है वो हर साल में करना पड़ता है हमको, पॉल्यूशन का सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है। आप ऐसी जगह पर जाते हैं, वो कुछ चीज डालते हैं आपके उसमें साइलेंसर के अंदर, और फिर उसका पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बन जाता है। तो उस चीज को कुछ चेंज करना चाह रही है सरकार BS6 व्हीकल्स के लिए। जो आजकल गाड़ियां आ रही हैं वो BS6 है। तो सरकार ने BS6 वाहनों के लिए 3 साल की पीयूसी वैधता का प्रस्ताव रखा। पीयूसी का मतलब क्या होता है? पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल। ये आपकी गाड़ियों पे होता होगा, स्टिकर ऐसा देखा होगा, तो ये होता है पीयूसी, पॉल्यूशन। जैसे कि अब देखिए सरकार ने बोला है कि एक रिवाइज्ड वैलिडिटी पीरियड बनाएंगे हम पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट का, पीयूसीसी का, जो कि BS6 वाहन होंगे, ठीक है, 27 जुलाई यानी कि परसों ही। तो इसका ड्राफ्ट नोटिफिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ने दिया है। अब क्या कह रहे हैं इन्होंने, बोला कि जो भी BS6 वाहन 6 साल तक पुराने हैं, मान लो इस साल वो कर देते हैं लागू 2026 में, तो यानी कि आज से 2020 से लेकर 2026 तक की जो गाड़ियां हैं, अब जब भी हम जाकर अपना पीयूसीसी करवाएंगे तो हमें वैलिडिटी मिलेगी 3 साल की। अगर हमारी गाड़ी 6 साल से लेकर 10 साल के बीच में पुरानी है, यानी कि मेरी गाड़ी
2016 से लेकर 2020 की है। तो मुझे पीयूसीसी दोस्तों हर साल, जैसे कि अभी होता है, अभी हर साल ही होता है, वैसे करनी पड़ेगी। लेकिन अगर कोई BS6 वाहन है जो 10 साल पुराना है, जो आई थिंक है ही नहीं कोई, उसको हर 6 महीने में करनी पड़ेगी। कुछ ऐसा रूल्स लेकर आने की बात हो रही है। तो लेट्स सी दोस्तों क्या आएगा, पहले ही आपको बता दिया, क्योंकि ये बिल रखते हैं ना, जब उसके बाद एक्ट बनता है तो ये रूल्स वगैरह इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे कि बिल आया है पब्लिक एग्जामिनेशन वाला, उसके ऊपर लेकिन बात ही नहीं कर रहे बदतमीज ऑपोजिशन वाले। मुझे बड़ा बुरा लगा। मतलब आई वाज सपोर्टिंग CJP, ये बच्चों को मारना नहीं चाहिए था। देखो यार, हक मांग कुछ भी हो, प्रोटेस्ट, राइट टू प्रोटेस्ट गवर्नमेंट ने दिया है हमको, मारना नहीं चाहिए था। तो अब लेकिन अब जब सरकार वो जो 2024 के बिल को संशोधन कर रही है, ऑपोजिशन बात करने को राजी नहीं है। एनीवे, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आइए। लो भैया, याद है हमने थोड़े वक्त पहले पढ़ा था, भारत सरकार ने हब एंड स्पोक मॉडल शुरू किया है कि आप छोटे हवाई अड्डे से चढ़ो, उस वहीं पर आपका लगेज, आपका कस्टम, आपका वीजा वगैरह का सब प्रोसेस हो जाएगा, और उसके बाद आप बड़े हवाई अड्डे पर आपको जाकर सामान उतार के फिर से वो करने की जरूरत नहीं है। नहीं तो होता क्या था, मान लो मैं देहरादून से हूं, देहरादून से मैंने फ्लाइट ली, मैं दिल्ली गया, मैं दिल्ली उतरा, अपना सारा सामान लिया वगैरह किया, और फिर वहां पर जाके मैं फिर से लाइन में लगा, बाहर आके मैंने फिर अपना कस्टम किया, सब कुछ किया। सरकार ने बोला आप देहरादून से चढ़ रहे हो ना, आप देहरादून में ही सब कर लो, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपका सामान वगैरह हम चढ़ा देंगे, कोई इश्यू। तो उसी को बोला कि हम 44 एयरपोर्ट्स, 44 एयरपोर्टों को हम बढ़ा रहे हैं। तो जैसे बोला इंदौर, बनारस, भुवनेश्वर, कोयंबटूर, इन सभी चीजों से शुरू किया था सरकार ने वाराणसी से, कि वाराणसी वाला बंदा चढ़ा, उसको मान लो ऑस्ट्रेलिया जाना है तो वो वाराणसी से ही सब कुछ कर लेगा, उसको दिल्ली एयरपोर्ट पे आके फिर से करने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गए हब, जो बड़ा एयरपोर्ट है, और ये हो गए स्पोक, जो छोटे एयरपोर्ट हो गए। तो आइए, तो भैया केंद्र सरकार ने हब एंड स्पोक मॉडल के तहत 44 हवाई अड्डों के नेटवर्क की योजना बनाई है, जिसमें 4 हब हवाई अड्डे और 40 स्पोक हवाई अड्डे शामिल हैं। तो मॉडल को भारत में प्रमुख हब हवाई अड्डों के माध्यम से टियर 2 और टियर 3 शहरों को अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों से जोड़ने के लिए डिजाइन किया है। हब क्या हो गया बीच में, और स्पोक क्या हो गया, छोटे छोटे जो हो गए एयरपोर्ट्स। तो जैसे बताया आपको, एयर इंडिया ने 25 जून को बनारस से शुरू किया था, और इस वक्त इंडिया में सिर्फ 2 स्पोक्स हैं, यानी कि एक बनारस और अमृतसर, और एक हब है दिल्ली। अब इसको बढ़ाकर 44 हवाई अड्डों को शामिल करने की बात की जा रही है, जिसमें से 4 बनेंगे बड़े हवाई अड्डे और 40 बनेंगे छोटे, यानी कि 4 हब 40 स्पोक। नेक्स्ट चलिए, भारत ने कृषि में निर्जल अमोनिया के उपयोग की अनुमति दी। निर्जल अमोनिया, अच्छा जी। तो इंडिया ने एनहाइड्रस अमोनिया की अनुमति दे दी। अब देखो क्या होता है, किसान को अपनी फसल बढ़िया करने के लिए उसमें यूरिया डालते हैं, सुना होगा आपने यूरिया का नाम। तो यूरिया में नाइट्रोजन बहुत होता है, फसल के लिए नाइट्रोजन बहुत अच्छा होता है, लेकिन यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा बहुत कम होती है। ये जो एनहाइड्रस अमोनिया है, इसके अंदर 82% अमोनिया है। तो अब भारतीय सरकार ने 3 साल के लिए अलाउ कर दिया कि देखते हैं टेस्टिंग में कि कुछ फर्क पड़ता है, कुछ नुकसान तो नहीं है खेती बाड़ी में। तो भैया इंडिया ने 3 साल के लिए बनाने पे और इस्तेमाल करने पर एनहाइड्रस अमोनिया को फर्टिलाइजर के तौर पर मंजूरी दे दी है। एनहाइड्रस अमोनिया, मैंने जैसे बताया कि 82% अमोनिया है, नाइट्रोजन है उसके अंदर, और नाइट्रोजन बहुत बढ़िया चीज है मिट्टी के लिए, खेती बाड़ी के लिए। तो ये एक गैसियस फर्टिलाइजर है, गैस की तरह होगा, प्रेशर में आता है, और इसे मिट्टी के नीचे स्प्रे की तरह, ये देख रहे हैं आप, ये चलता रहता है, कि मिट्टी के नीचे एक पाइप दिया होता है और ये स्प्रे की तरह चलता है। तो अभी यूरिया दोस्तों भारत में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन यूरिया में सिर्फ 46% नाइट्रोजन होता है। तो अभी 3 साल के लिए ट्रायल पीरियड होगा कि देखते हैं भैया एनहाइड्रस अमोनिया, जिसको हिंदी में निर्जल अमोनिया कहा जा रहा है, निर्जल अमोनिया क्या रिएक्ट करता है। तो बहुत ही बढ़िया चीज दोस्तों ये भी सरकार ने कर दी है। नेक्स्ट आइए। लो भैया, ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप क्लास बढ़िया लगी हो, काफी इंटरेस्टिंग से करंट अफेयर्स थे आज। और बस मैं यही बोलूंगा बेटा, रोज आने की कोशिश कीजिए, और तो बस क्या बोलूंगा मैं, है ना। चलिए पढ़ाई करते रहिए, कुछ और क्या बोलना है आपको। बस अच्छी लगी क्लास तो कमेंट में जरूर, और PDF इस टेलीग्राम चैनल पर। सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।